हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 20 प्रश्न यूजीसी ने 2023 के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पुनः और 10 प्रश्न के बारे में कवर करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज का हमारा 21वां प्रश्न है, दुर्लभ चित्रों, दुर्लभ टिकटों इत्यादि की मांग की व्याख्या निम्नलिखित में से किस प्रभाव से की जाती है। तो दोस्तों, जो दुर्लभ चित्र, दुर्लभ टिकट इत्यादि की मांग की जो व्याख्या है, उसका जो प्रभाव है वो होता है हमारा स्नॉप प्रभाव। ठीक है, तो स्नॉप प्रभाव या स्नॉप इफेक्ट क्या होता है जी। तो किसी वस्तु के मूल्य गिरने पर समुदाय के कुछ लोग तो मूल्य में गिरावट के कारण मांग में वृद्धि कर देते हैं। जैसे सामान्य सी बात है ना कि जब किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो वस्तु की मांग क्या होती है जी, बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से कि जैसे किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है, समुदाय के कुछ लोग जो है स्वाभाविक रूप से वस्तु की मांग में क्या कर देते हैं जी, वृद्धि कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है अपने को सामान्य लोगों से अलग करने के लिए मूल्य में कमी होने पर भी उसकी मांग में जो है क्या कर देते हैं जी, कमी कर देते हैं। वृद्धि होने के बजाय क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, स्नॉप प्रभाव कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं कि मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य क्या होता है, कम हो जाता है, और किसी वस्तु का मूल्य कम होने से समाज के कुछ लोग जो उस वस्तु की मांग को क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है सामान्य लोगों से अपने को अलग दिखाने के कारण वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि करने के बजाय क्या कर देते हैं जी, कमी कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्नॉप प्रभाव कहते हैं, जो दुर्लभ चित्रों, दुर्लभ टिकटों इत्यादि की मांग की क्या करता है जी, व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक के कारण मांग वक्र जो है नहीं खिसकता है। तो दोस्तों, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण जो वास्तविक उपभोक्ता की आय होती है उसमें परिवर्तन के कारण बाएं और दाएं की ओर खिसक जाती है। स्थापन वस्तु के मूल्य के कारण भी है ना, यदि पूरक वस्तुएं हैं तो पीछे खिसक जाएगी। इसके साथ साथ स्थापूर्वक वस्तुओं के मूल्य में भी। तो मांग वक्र जो होता है वो उपभोक्ता की आय, स्थापन वस्तु और पूरक वस्तु के मूल्य में जो है क्या खिसकता है, जबकि वस्तु के मूल्य के कारण जो है हमारा मांग वक्र जो है खिसकता नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, आवश्यक वस्तुओं के लिए उपभोक्ता बचत क्या होती है। दोस्तों, जो आवश्यक वस्तु होती हैं, अनिवार्य वस्तुएं होती हैं जिनके बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसी वस्तुओं के लिए जो हमारी उपभोक्ता बचत होती है वो होती है आपका अनिश्चित, अर्थात डी आंसर। जीवन रक्षक तथा परंपरागत आवश्यक वस्तु के संबंध में उपभोक्ता की बचत क्या होती है जी, अनिश्चित होती है। क्योंकि यदि आवश्यक तथा जीवन रक्षक वस्तुओं के प्रयोग से वंचित कर दिया जाए लोगों को, तो हम उसे प्राप्त करने के लिए सब कुछ क्या कर सकते हैं जी, देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पूंजी एवं श्रम की निरंतर प्रतिस्थापन करके किसके द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब पूंजी एवं श्रम की निरंतर प्रतिस्थापन किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, रेखीय समुत्पादक वक्र के द्वारा। अर्थात जब दो साधन एक दूसरे के प्रत्यास्थापन होते हैं तो वे एक दूसरे के स्थान पर बिल्कुल अच्छी तरह प्रयोग में हो सकते हैं। वस्तुतः उन्हें एक ही साधन समझा जा सकता है। इसलिए दो प्रत्यास्थापन वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है वो क्या होती है जी, स्थिर होती है। ठीक है, दो साधन के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, स्थिर होती है। इसके साथ साथ दो प्रत्यास्थापन साधनों के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर रहने के कारण उनके समुत्पादक वक्र जो है एक सरल रेखाओं की आकृति के होते हैं। चूंकि दो वस्तुएं होती हैं और दोनों वस्तुओं की क्या बोलनी चाहिए, प्रतिस्थापन की दर क्या होती है जी, स्थिर होती है। इसलिए उनकी जो वक्र होता है कुछ इस तरह से रेखीय होती है। ठीक है, समुत्पादक वक्र कैसा होता है, रेखीय बनता है, एक सरल रेखा का रेखीय दृष्टिकोण बनता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, तस्तरी आकार की अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत वक्र की अवधारणा प्रस्तावित की गई है। मतलब जो तस्तरी आकार की अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत है वो किसने दिया था। तो वो दिया था आपके
स्टिगलर द्वारा, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। तस्त्री आकार की अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत वक्र अर्थात SABC, इसका प्रतिपादन जो है स्टिगलर द्वारा किया गया था। जो आधुनिक सिद्धांत था जिसमें यह कहा गया था कि SABC और SMC वक्रों की आकृति क्या होती है जी, यू आकृति न होकर तस्तकरी या कटोरा आकृति का होता है, अर्थात कुछ इस तरह से क्या होता है जी, बनता है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं कि आधुनिक सिद्धांत में आपका SABC और SMC वक्र की आकृति जो है यू आकार की नहीं होती है, बल्कि कैसा होता है, कुछ इस तरह से तस्तकरी आकार की बनती है। एक आधुनिक फर्म ऐसा प्लान चुनती है जो वह उपलब्ध परिवर्तनशील प्रत्यक्ष साधनों में सुगमता के साथ क्या कर सके, चल सके। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 26वां प्रश्न है हमारा, शास्त्रीय अर्थशास्त्र के अनुसार वेतन के बराबर होता है, अर्थात शास्त्रीय अर्थशास्त्र के अनुसार जो वेतन है वो किसके बराबर होता है। तो जो शास्त्रीय अर्थशास्त्री थे उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति को वेतन जो है उसके जीवन निर्वाह स्तर के बराबर क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। अब निर्वहन स्तर से अभिप्राय क्या होता है जी, तो निर्वहन स्तर का अभिप्राय व्यय के उस स्तर से है जिसमें श्रमिक व उसका परिवार अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को क्या कर सके, पूर्ण कर सके। मतलब शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार वेतन जो है कम से कम इतनी मिलना चाहिए एक मजदूर को कि वो और उसका परिवार जो है आसानी से क्या कर सके जी, भरण पोषण कर सके। इस तरह से इसका सही आंसर निर्वहन स्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मिल्टन फ्रीडमैन के मुद्रा प्रमाण सिद्धांत में मुद्रा के मांग समीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर देखिए, मुद्रा परिमाण सिद्धांत में बॉन्ड और लाभ की प्रत्याशित दर को तो उन्होंने शामिल किया है, ठीक है। इसके साथ साथ इक्विटीज़ पर लाभ की प्रत्याशित दर को भी उन्होंने शामिल किया है, वास्तविक आय को भी उन्होंने क्या किया है जी, शामिल किया है, जबकि तरलता का स्तर को जो है फ्रीडमैन ने अपने सिद्धांत में शामिल नहीं किया है। तो इस तरह से इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। फ्रीडमैन अपने नवीनतम अनुभव सिद्ध अध्ययन के अनुसार उन्होंने एक पुस्तक दिया था 1982 में, जिसका नाम था मॉनेटरी ट्रेंड इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, मॉनेटरी ट्रेंड इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूनाइटेड किंगडम में एक व्यक्तिगत संपत्ति धारक के मुद्रा की मांग फलन को सरल ढंग से उन्होंने क्या किया था, प्रस्तावित किया था, और वो जो है 1956 में क्या हुआ था जी, प्रकाशित हुआ था। उन्होंने एक सूत्र दिया था जिसका सूत्र था M/P इक्वल टू फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट था YWRM, ठीक, YWRM था, इसके बाद RB था, RB के बाद RE था, RE के बाद आपका हो जाएगा GP, और G के P के बाद क्या था जी, म्यू था। ठीक है, तो इस तरह से M जहां मांगी गई मात्रा का कुल मांग स्टॉक था, जो हमारा M था वो मांगी गई मुद्रा का कुल स्टॉक था, P हमारा कीमत था, ठीक है, हमारा Y जो है वास्तविक आय था, Y था, ठीक है, W गैर मानव रूप में संपत्ति का अंश था, ठीक है, W जो हमारा क्या था, गैर मानव रूप में संपत्ति का अंश था, RM जो है मुद्रा पर प्रत्याशित मुद्रा की दर है, RB बॉन्ड की प्रत्याशित दर है, ठीक, इसके साथ साथ RE जो था वो इक्विटी पर प्रत्याशित मुद्रा रूप प्रतिफल की दर था, जबकि GP था 1/P था, ठीक है, GP हमारा क्या है 1/P, और जो म्यू था वो आय को दर्शाता था। तो इस तरह से मुद्रा परिमाण सिद्धांत में प्रोफेसर फ्रीडमैन ने बॉन्ड पर लाभ की प्रत्याशित दर, इक्विटीज पर लाभ की प्रत्याशित दर, वास्तविक आय को तो उन्होंने क्या किया था, अपने सिद्धांत में शामिल किया था, जबकि डी जो तरलता का स्तर है उसको जो है उन्होंने अपने सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था। उन्होंने सूत्र दिया था MP इक्वल टू Y, उसके बाद क्या था W के बाद था RM के बाद था RB के बाद क्या था जी आपका, RB के बाद RE था, RE के बाद GP था, और GP के बाद क्या थी आपका जी, म्यू था। इस तरह से ये जो है उन्होंने क्या किया है, सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है हमारा, किसके द्वारा
बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था का प्रबंध किया जाता है? तो दोस्तों बौद्धिक संपदा अधिकार का व्यवस्था जो है वो होता है आपका WTO के द्वारा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन WTO द्वारा किया जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार विचारों, आविष्कारों, याद रखना है आपको, बौद्धिक संपदा अधिकार जो होती है वो विचारों पर, आविष्कारों पर, सृजनात्मक अभिव्यक्ति तथा उनकी संपत्ति का दर्जा दिए जाने के संबंध में जनता को सहमति तथा उसके स्वामित्व के अधिकार दिए जाने से संबंधित है, जिसमें वह दूसरों को उससे प्रयोग से क्या करता है जी, रोकती है। मतलब कुल मिला के आपका जो टैलेंट है उस टैलेंट को कोई दूसरा व्यक्ति यदि कॉपीराइट कर रहा है तो उसको रोकने के लिए ही क्या क्या है जी, बौद्धिक संपदा अधिकार जो है दिया गया है, जिसके तहत पेटेंट, कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतों के द्वारा IPR को वैधानिक रूप से क्या करता है जी, संरक्षित करता है। अर्थात यदि आपने किसी चीज़ को पेटेंट कर दिया है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको पेटेंट नहीं करा सकता। आपके पास कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडमार्क, ऐसे जो है ट्रिप्स ने 7 बौद्धिक संपदा अधिकार को जो है क्या किया है जी, शामिल किया है, जिसके तहत पहला आपका कॉपीराइट आता है, दूसरा ट्रेडमार्क आता है, तीसरा भौगोलिक संकेतक आता है, चौथा औद्योगिक रूपरेखा आता है जी, पांचवा आता है आपका पेटेंट, छठवां इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा आता है और सातवां आता है आपका व्यापार संबंधी गुप्त सूचना। तो इस तरह से बौद्धिक संपदा अधिकार का प्रतिपादन या संरक्षण जो है WTO के द्वारा वर्तमान में ट्रिप्स के अंतर्गत 7 बौद्धिक संपदा अधिकार जो है लोगों को दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, लाप्टा किसका उदाहरण है? लाप्टा जो है उदाहरण है, तो लाप्टा उदाहरण है आपका साझा व्यापार बाजार का। ठीक है, लाप्टा किसका उदाहरण है आपका? साझा व्यापार का। लाप्टा का फुल फॉर्म होता है लैटिन अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन। क्या होता है जी? लैटिन अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन साझा बाजार का उदाहरण है। लाप्टा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की प्रणाली में पर विकसित किया गया है, जिसका मुख्यालय जो है मोंटेविडियो में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मोंटेविडियो में है। इनके जो सदस्य देश हैं उसमें अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, चिली, इक्वाडोर, कोलंबिया, पुराग्वे, पेरू, उरुग्वे और वेनेजुएला, अर्थात जितने भी लैटिन अमेरिका हैं, ये लैटिन अमेरिका के जितने भी देश हैं ये सब लाप्टा के सदस्य देश हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य साझा बाजार को क्या करना? बढ़ावा देना है। आज का अंतिम प्रश्न है, औंधी यू आकार, ये ना ये यू आकार की है, की आकृति या युक्त वितरण परिकल्पना किससे संबंधित है? आंधी यू आकारित आय वितरण परिकल्पना किससे संबंधित है? तो ये आता है आपका साइमन कुजनेट्स का। साइमन कुजनेट्स ने औंधी यू आकारित आय वितरण परिकल्पना प्रतिपादन किया था। उनका कहना था कि जब आर्थिक विकास होता है तो प्रारंभ में कुछ लोग ही उससे क्या होते हैं जी? लाभान्वित होता है। ठीक है, साइमन कुजनेट ने कहा था कि जब अर्थव्यवस्था प्रारंभिक अवस्था में आर्थिक विकास करता है तो उससे कुछ लोग ही प्रारंभ में क्या होते हैं जी? लाभान्वित होते हैं, और जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है अन्य समूह भी लाभान्वित होते जाता है और आय के वितरण की विषमता कम होने लगती है। इस प्रकार प्रारंभ में आर्थिक विकास में वृद्धि के साथ साथ आय की विषमता बढ़ती है, परंतु बाद में आय के वृद्धि के साथ आय की वितरण की असमानता जो है वो क्या होती है जी? समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसी को कहा गया है आंधी या यू आकार की परिकल्पना। फिर देख लेते हैं जिसका प्रतिपादन किसने किया था? साइमन कुजनेट्स ने किया था। उनका कहना था कि यदि देश प्रारंभिक अवस्था में आर्थिक विकास करता है तो प्रारंभिक अवस्था में आर्थिक विकास करने के कारण, ठीक है, उससे कुछ लोग ही लाभान्वित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आर्थिक विकास लगातार बढ़ते जाता है इससे संपूर्ण जो क्या बोलना चाहिए अर्थव्यवस्था के लोग जो हैं वे क्या होते हैं जी? लाभान्वित होते जाते हैं। प्रारंभ में चूंकि कुछ लोगों के पास ही आर्थिक विकास होती है इसलिए वहाँ पर जो है आय की विषमता ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़ती जाती है आर्थिक विषमता जो है वो धीरे धीरे क्या होती है जी? कम होते जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने 10 प्रश्न यूजीसी नेट से संबंधित कवर किए हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट करना भी न भूलें। थैंक यू।